Najmu Sahar from Universal Rehabilitation Clinic, URC. Today we have an expert, Dr. Moin Ashraf. Okay, Dr. Moin Ashraf, first of all, introduce yourself. Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Moin Ashraf. I have done residency in pediatrics from Abbasi Shaheed Hospital, and currently I am working in National Medical Center. Okay, मोइन अशरफ, आज का जो टॉपिक है वो ऑटिज्म के बारे में है। तो मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन करूंगी कि व्हाट इज बेसिकली ऑटिज्म है क्या? बिल्कुल, ऑटिज्म अगर हम लोग देखें तो ये बहुत कॉमनली आजकल प्रेजेंट हो रहा है। पहले तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ऑटिज्म की जो टर्म है वो किस चीज़ को शो करती है और ऑटिज्म के जो डिसऑर्डर हैं वो किस तरह के डिसऑर्डर्स पे बेस करते हैं। तो ऑटिज्म बेसिकली जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो सोशल इंटरेक्शन और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर के बारे में एक एबनॉर्मेलिटी है जो कि बच्चों में प्रेजेंट करती है। अर्ली एज से ये साइंस शो करते हैं बच्चे। और बेसिकली ऑटिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो उसको दो मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहला पॉजिटिव एजेंट जो ऑटिज्म करवाता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम और उसके अलावा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये सब ब्रेन रिलेटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि इनहेरिट होते हैं बच्चों को वालिदैन की तरफ से। एक्स लिंक क्रोमोसोम से ये ट्रांसफर होते हैं, यानी कि यूजुअली मदर्स की तरफ से। और उसके बाद जो है ये कुछ सेरिब्रल मैनिफेस्टेशंस करवाते हैं, यानी कि दिमाग के हवाले से इश्यूज पैदा करवाते हैं बच्चों में, और उसमें फिर ऑटिज्म के साइंस पैदा होते हैं बच्चों में। सेकंड कैटेगरी जो है ऑटिज्म की वो इडियोपैथिक ऑटिज्म, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर हम 2 से 3 मेन डिसऑर्डर्स यूज होते हैं, हमारे सामने आते हैं डायग्नोसिस में। एक है परवेजिव डिसऑर्डर, एक है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, और एक तीसरा है एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मोइन, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स जो हैं वो कैसे पता चलेगा कि इनके बच्चों में जो है अर्ली साइन क्या होंगे, और वो कब नोटिस लें कि ये बच्चा जो है ऑटिस्टिक हो गया है और उनको अब जाना चाहिए, और किसके पास जाएं वो? बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखें, बेसिकली पेरेंट्स को इस हवाले से एजुकेट करने की हमें ज़रूरत है कि बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं। यानी कि बच्चा जो है सोशल स्माइल कब पास करता है। पैदाइश के सेकंड थर्ड मंथ से बच्चा अपने फैमिली वालों को देख के सोशली स्माइल यानी कि स्माइल पास करने लग जाता है। उसके साथ साथ बच्चे नेक होल्डिंग करते हैं, मोटर डेवलपमेंट होती है बच्चों की, बच्चे बैठना शुरू करते हैं विदाउट सपोर्ट, उसके बाद बच्चे सपोर्ट के साथ खड़ा होना शुरू करते हैं। तो ये सब है चीज़ें डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की। ऑटिज्म में जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है डेवलपमेंटल डिले। ये जो माइलस्टोन्स मैंने आपको बताया है, इन सब माइलस्टोन्स के अंदर वीकनेस आने लगती है, यानी कि बच्चे डेवलपमेंटल माइलस्टोन टाइम पे नहीं अचीव कर रहे होते। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ जो डेवलपमेंटल डिले होती है वो नॉर्मल होती है, वो हर डेवलपमेंटल डिले ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को शो नहीं करेगा। लेकिन जब भी डेवलपमेंटल डिले पेरेंट्स नोटिस कर रहे हो कि इतनी एज हो गई है, 6 महीने हो गए और बच्चे ने अभी तक नेक होल्ड नहीं किए प्रॉपरली, गर्दन नहीं ठहरा रहा, सर नहीं रोक पा रहे, तो आप उसके हवाले से बच्चों का प्रॉपर चेकअप करवाइए पीडियाट्रिशियंस को। फिर नेक्स्ट जो जिम्मेदारी बनती है वो बनती है पीडियाट्रिशियंस पे, क्योंकि पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आएंगे आपके पास कि बच्चे जो है, हमारा इस एज का हो चुका है बच्चा और उसने अभी तक ये चीजें नहीं की, उसके टीथ नहीं डेवलप हुए या उसने स्माइल पास करनी नहीं शुरू की, बच्चों का जो बिहेवियर होता है घर वालों के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होती है वो नहीं हुई। तो ये जब कंप्लेन्स आती हैं तो फिर पीडियाट्रिशियंस फर्दर इवेलुएट करते हैं बच्चों को कि डेवलपमेंट किस हद तक अच्छे तरीके से हो रही है, बच्चों की डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कितने अचीव किए बच्चों ने। उसके बाद आगे जो है वो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन रिलेटेड इश्यूज हो गए, पहला साइन। दूसरा साइन जो बच्चे चीज देते हैं तो वो लर्न नहीं कर पा रहे होते। सोसाइटी में, और लोग इसको सीरियसली ले रहे होते हैं। लेकिन अगर ये इश्यूज आए और आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं तो फिर वो फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वो है साइंस हैं,
वो एक एब्सेंस ऑफ स्माइलिंग, बच्चे जो है बहुत सीरियस रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हर वक्त उनका बिहेवियर रूड रहेगा, एब्सेंस ऑफ स्माइल, यानी शुरू से बचपन से कुछ बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, अजीब सा रूड सा जी जी बिहेवियर है जी। बच्चों का, तो एक ये साइन है, मेजर साइन, जिसको आपने फिर आगे फर्दर इवेलुएट करवाना है। उसके अलावा टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ पेन एंड इंजरी, आमतौर पर जब बच्चों को चोट लगती है तो वो रोते हैं, शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब अटेंशन सीख करते हैं। ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभार ये डिसऑर्डर भी देखने में मिलता है कि जब उनको इंजरी लगे हो, या फिर उनको कोई भी मतलब इस तरह का इंजर्ड हो वो, या उन्हें कोई भी पेन हो रहा हो किसी भी वजह से, तो वो टिपिकल रिस्पॉन्स शो नहीं करते, बहुत हद तक वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, उनके पेन रिसेप्टर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते। तो एक ये साइन है जिसको पेरेंट्स लेटर ऑन नोटिस करते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता इंजरीज वाली चीजों पे। और उसके अलावा जो एक और कॉमन साइन है वो ये है कि थ्री इयर्स एंड ऑनवर्ड्स बच्चे लैंग्वेज डिले का शिकार होते हैं, 3 साल तक बच्चों ने कुछ बोलना शुरू नहीं किया होता, और वो प्रॉपर जो वोकैब होती है बच्चों की, वोकैब डेवलप हो चुकी होती है, सेकंड ईयर की एज से बच्चों की अच्छी खासी वोकेबलरी डेवलप हो जाती है, जिसपे बच्चे 2 से 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स के छोटे छोटे स्मॉल सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज भी डेवलप ना हुई हुई हो और बच्चे स्पीच डिले का लैंग्वेज डिले का शिकार हो रहे हो, तो इस पे फिर आप ये पेरेंट्स को ये मेजर एक साइन होता है जिसमें आपने फर्दर इवेलुएट करवाना होता है। अच्छा, डॉक्टर मोइन, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जो मैंने बहुत सी पोस्ट पेरेंट्स की वो सुना है कि मॉडरेट और जो है वो ऑटिज्म 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 होता है, ये मॉडरेट होना या बहुत ज्यादा जी सिवियर होना, तो ये किस तरह के ये वर्डिंग है जो ये यूज करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि ये क्या है ये जी। बेसिकली। बेसिकली जैसे कि मैंने शुरू में कैटेगरीज बताई थी ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऑटिज्म ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं बच्चों में, और इडियोपैथिक भी होते हैं। तो अगर किसी किसी जेनेटिक इशू की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है एक्स लिंक इनहेरिटेड होता है इस डिसऑर्डर। इसके अंदर जो साइंस हमें मिलते हैं वो ये कि डेवलपमेंटल डिले, इंटेलेक्चुअल डिले, डिसेबिलिटीज, लर्निंग एंड बिहेवियरल इशू, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये सारी चीजें बच्चों में मिल रही होती हैं। तो ये जो चीज है ये डिफरेंट जेनेटिक इश्यूज में डिफरेंट इंटेंसिटीज की होती हैं। तो ऑटिज्म का जो प्राइमरी कॉज है उसके हिसाब से बच्चों को फिर देखना पड़ता है। जो बच्चे बहुत ज्यादा साइन सिवियरिटी के साथ साइंस एंड सिम्टम शो कर रहे हो उनको सिवियर साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ऑटिज्म के अंदर भी ओवरऑल देखा जाए तो हम साइंस एंड सिम्टम्स पे बात करते हैं। तो पेरेंट्स को इसी हवाले से काउंसिल किया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर जो है ऑटिज्म वो बहुत माइल्ड से साइंस शो हो रहे हैं, 2 से 3 छोटे से इश्यूज हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। कुछ बच्चों के अंदर बहुत सीवियर इश्यूज, इंटेलेक्चुअल इश्यूज होते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है सोशली इंटरेक्ट करने में, किसी को फेस नहीं कर पा रहे होते वो बच्चे, या कोई भी बात प्रॉपरली कर नहीं पा रहे होते, लैंग्वेज डिले होती है। उसके बाद वो बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं, वो है उनके उनके अंदर जो होती है हाइपर एक्टिविटी वाली एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो इन साइंस और सिम्टम को देखते हुए कुछ कैटेगरीज को फिर सिवियर कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि जिस बच्चे के अंदर ज्यादा साइंस एंड सिम्टम है उनको सिवियर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। जिन बच्चे में मॉडरेट साइंस एंड ड्यू टू एनी एक्स वाई जेड इशू, जिस जिस भी वजह से वो ऑटिज्म है, चाहे जेनेटिक इशू हो या इडियोपैथिक, मॉडरेट साइंस शो कर रहा है तो उसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाता है। पेरेंट्स को इस तरह काउंसिल किया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर ये चीजें हैं, और उसको फिर इसी तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें फिर स्पेसिफिक थेरेपीज और ऑक्यूपेशनल फिजिकल थेरेपीज की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे कि ऑटिज्म जो है वो क्यूरेबल है, और दूसरा ये क्वेश्चन था कि कोई ऐसी मेडिकेशन हो जो ऑटिज्म को क्योर कर सके, इसके बारे में बताएं। हाँ, ऑटिज्म का अभी तक देखें स्पेसिफिक कोई खास टेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ जो सिर्फ ऑटिज्म को ही डिटेक्ट कर सके, लेकिन इसमें फिर वही बात है कि मेटाबॉलिक हम लोग वर्कअप करवा लेते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेटाबॉलिक साइंस शो कर रही होती हैं कि इस चीज की कमी जो है वो बच्चे के अंदर ये चीज इस चीज के सिम्टम्स पैदा करवा रही है। जैसे कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की दोबारा बात कर लेता हूँ मैं। तो उसके अंदर जो है एक्स क्रोमोसोम में एक जीन होती है FMRI जीन। तो वो जीन जो होती है वो पोटेंशियली ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। अब वो जीन अगर मिसिंग है या वो म्यूटेटेड है तो इसकी वजह से ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, और एक बार जब ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ तो वो जो साइंस एंड सिम्टम और इश्यूज हैं वो लाइफ लॉन्ग के इश्यूज हैं, इरिवर्सिबल इश्यूज होते हैं। इसी तरह दूसरा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है रेट सिंड्रोम। उसके अंदर भी एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक जीन होती है MECP2। ये जीन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रखती है ब्रेन की डेवलपमेंट के हवाले से, प्रोटीन्स की बिल्डिंग में। तो जब ये जीन मिसिंग होगी तो इसमें भी ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और जेनेटिक डिसऑर्डर होने के साथ साथ ऑटिज्म के साइंस होंगे बच्चे में। तो उसमें फिर ये होता है कि लाइफ लॉन्ग आपने बिहेवियरल थेरेपी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने वाली थेरेपीज देनी होती हैं।
टोटली कम्प्लीटली ये चीजें ऐसे इश्यूज में, जेनेटिक इश्यूज में तो ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। जिन जिन चीज़ों के इश्यूज हैं वो रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन उसमें फिर बिहेवियरल थेरेपी, बच्चों के इंटेंसिव स्कूलिंग, यानी स्पेशल स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को ये मॉडिफाइड ट्रीटमेंट और वो एजुकेशन देते हैं। यानी ठीक कि है, ट्रीटमेंट इस सेंस में कि मतलब उनकी बच्चा फिजिकल जो और है सोशल वो ट्रेनिंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग कंप्लीटली, होती ठीक है, है। जी मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि बच्चा कम्प्लीटली क्यूरेबल तो नहीं होगा, लेकिन वो जी जी जी, सोसाइटी के बिल्कुल साथ मूव करने के लिए हम मुख्तलिफ थेरेपीज के थ्रू जो है उसको आगे कर सकते हैं, मतलब उसको स्टेबल हालत में ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं होगा। लेकिन इसके बाद आप मुझे ये जी बताएंगे कि इसमें कोई मेडिकेशंस क्या होती हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चों को डाइट का बहुत ज्यादा इशू होता है कि बच्चे जो है वो फूड जी लेने में उनको मसला होता है, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। ये बच्चे क्योंकि थोड़े स्पेशल टाइप ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, तो ये डाइट के हवाले से भी बहुत ज्यादा टफ टाइम देते हैं अपने पेरेंट्स को। जो जो बच्चे आमतौर पे हर चीज घर की डाइट खा रहे होते हैं, ये बच्चे बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं और जिद जिद ले लेते हैं, ये कि जिद में आके बहुत सारी चीजें नहीं खा रहे होते। तो इस तरह के बच्चों को फिर बाकायदा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल सेशंस होते हैं इन बच्चों के, पेरेंट्स को भी स्पेशली दिए जाते हैं कि इन बच्चों को आपने किस तरह हैंडल करना है, इन बच्चों को नॉर्मल डाइट की तरह किस तरह लाना है। और फिर वो बच्चे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द मेजर्स, बहुत सारे बच्चे मेल नरिशमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो टीम वर्क के साथ मैनेज की जाती हैं, जिसपे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। उसमें फिर स्पेसिफिक मेडिसिन कोई भी नहीं है, इसमें फिर सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कि ऑटिज्म के हवाले से कोई खास मेडिसिन नहीं है, लेकिन जिस बच्चे में जो साइन और सिम्टम ज्यादा है हम वो वाली मेडिसिन देंगे। अगर कोई बच्चा मेल नरिश्ड है उसको सप्लीमेंट दिए जाएंगे, और साथ साथ उसको सप्लीमेंट्स के साथ साथ स्पेसिफिक डाइट थेरेपी स्टार्ट की जाएगी, यानी कि न्यूट्रिशनिस्ट का भी काम इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। और उसके अलावा अगर कोई बच्चे बहुत ज्यादा साइकेट्रिक इश्यूज शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर, एलिवेटेड मूड शो कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर हम लोग बहुत सारी ड्रग्स देते हैं, जिसके अंदर SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनिबिटर, ये ड्रग आ गई। उसके अलावा सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गई, और उसके अलावा मूड स्टिमुलेंट्स हो गए, ये ड्रग दी जाती हैं। अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये वो ड्रग्स हैं जो अपॉन सिम्टम कैलकुलेट करके दी जाती हैं कि इसमें इस बच्चे को इस ड्रग की नीड है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई खास ड्रग नहीं है कि हर ऑटिज्म के बच्चे को दी जाए। ठीक है, इसी यानी कि आप ये तरह कह रहे हैं ऑटिज्म कि वाले बच्चों में ऑटिज्म क्योंकि जो है वो, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो उनको फिट्स वगैरह की कंप्लेन भी होती है, तो जी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी दे सकते हैं। ओके। अच्छा, अब आपने फिट्स की बात की है तो यही मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि एक पेशेंट हमारे पास एक ऐसा आया था जो उसको कम्प्लीटली वो 6 साल तक वो आधा घंटा वो फिट्स उसके हर वक्त रहते थे, और उनके पेरेंट्स को पता नहीं था, वो थेरेपीज करवा रहे थे लेकिन फिट्स नहीं का कोई उन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं किया था। तो फिट्स अगर सही। बच्चे को पड़ते हैं तो थेरेपीज इफेक्ट होती हैं या नहीं होती, और पहले हमें कहाँ जाना चाहिए अगर फिट्स पड़ते हैं? जी, थेरेपीज तो तब अफेक्टिव होंगी जब पूरा कंप्लीट टीम वर्क होगा, यानी कि हर एंड से बच्चे को सही से कवर किया जा रहा होगा। अब अगर बच्चा फिट्स वाली कंप्लेन का शिकार है, तो इसका मतलब ये कि पीड्स न्यूरो फिजिशियन को भी इन्वॉल्व करना है आपने। बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिस तरह ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस मल्टी सिस्टमिक इशू है, इसके अंदर जो है ब्रेन के अंदर भी बिनाइन ग्रोथ हो रही होती है, और जिस्म के दीगर ऑर्गन, लंग्स, आईज, स्किन, इसमें भी बिनाइन ग्रोथ हो रही होती है। तो इन ग्रोथ्स की वजह से ब्रेन के अंदर जो इश्यूज डेवलप होते हैं उसमें फिट्स मोस्ट कॉमन है। 90% बच्चों में अगर ये चीज है तो उनमें एपिलेप्सी होगा, और वो 40 to 45 बच्चे ऑटिज्म का भी शिकार हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को एक्टिव इशू है, ब्रेन रिलेटेड कोई डेफिसिट हो रहा है, फिट्स वगैरह हो रहे हैं, तो पीट्स न्यूरो फिजिशियन को साथ में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। वो फिट्स के हवाले से बच्चे को कंप्लीट ट्रीटमेंट देगा, और वो बच्चों के ड्रग लेवल करवाएंगे, वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स स्टार्ट करवाते हैं। कभी कभार एक ड्रग से फायदा नहीं हो रहा होता तो दो दो मेडिसिन देनी पड़ती है फिट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके साथ अगर आप थेरेपी देंगे, ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी, तो वो इफेक्टिव होंगी, क्योंकि बच्चा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन कर रहा होगा। वरना अगर वो फिट्स और दीगर कंप्लेन्स के साथ है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी और फायदा नहीं हो रहा होगा थेरेपीज का। ओके, डॉक्टर मोइन, अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड ADHD, इसके बारे में, क्योंकि दोनों के साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इस बारे में आप क्या जी, कहेंगे? बहुत सिमिलर है।
जी जी। एडीएचडी जो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। ये इसके कुछ साइंस जो है ऑटिज्म के अंदर कॉमनली मिलते हैं, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था, हाइपर एक्टिविटी मिल रही होती है आपको कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स में। लेकिन एडीएचडी जो है वो दीगर साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं बच्चों में उनमें से एक है। उसका ऑटिज्म से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे एडीएचडी वाले साइन शो कर सकते हैं। अब क्योंकि साइकेट्रिक इश्यूज भी बच्चों में बहुत ज्यादा हैं और उनका ताल्लुक बहुत हद तक ये डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी और इंट्रा यूट्राइन लाइफ, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स की डाइट कैसी थी और उनको इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुआ था, इन सब चीजों से इन चीजों का बहुत ताल्लुक होता है। लेकिन ये जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये थोड़ा सा इस तरफ डिफरेंस शो करते हैं कि ये आफ्टर बर्थ ये डेवलप होते हैं ड्यू टू बिहेवियर चेंजेस, कि बच्चों को किस तरह का माहौल मिला और बच्चे किस तरह शुरू से अपनी आदतें डेवलप कर रहे हैं, उस चीज का इन्हिसार होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज पे। और ऑटिज्म जो होता है वो प्रायर टू बर्थ वाले इश्यूज की तरफ उसका ताल्लुक होता है कि जेनेटिक इश्यूज हो गए या ड्यूरिंग बर्थ को इन्फेक्शन हो गया था मदर को ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उस पे फिर उसका ताल्लुक दिमाग के उन मसलों की तरफ चला जाता है कि जिसपे आपका और पेरेंट्स का कोई जोर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन में डेवलपमेंटल इश्यूज हो चुके हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं यूजुअली आफ्टर बर्थ एनवायरमेंटल और बिहेवियरल चेंजेस की वजह से होते हैं, तो एडीएचडी उनमें से एक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मोइन, मुझे ये पूछना था कि बच्चा जो है वो उसके माइलस्टोन भी ऑलमोस्ट सही हैं और वो जी कमांड भी लेता है सब कुछ, लेकिन वो बोलता नहीं है, मतलब म्यूट है। तो वो क्या उसको हम ऑटिज्म उसमें ही कैटेगरी में लेकर आएंगे और उसका फिर किस जी। इस तरह का बच्चे को हम ट्रीटमेंट जी करेंगे? जी, इस बच्चे का पहले तो प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए, और स्पीच थेरेपी तो आप ऑन मीन वाइल स्टार्ट करवा सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट इस बच्चे के ऊपर स्पीच के हवाले से मेहनत करनी शुरू करेंगे, और मीन वाइल हम लोग पीड्स न्यूरो फिजिशियन का भी एक ओपिनियन लेंगे। वो फिर ब्रेन के डिफरेंट स्कैन्स, ईईजी टेस्ट, ये सब चीजें करवाएंगे कि वो बच्चा ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से रूल आउट हो सके कि खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन डेफिसिट तो नहीं है जिसकी वजह से स्पीच डिले हो गई है। और अगर ये ब्रेन डेफिसिट भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो बस कभी कभार कुछ जैसे इसमें इडियोपैथिक डिसऑर्डर्स आए हुए हैं ऑटिज्म वाले, जिसके अंदर कोई रीजन नहीं होता और कुछ चीजें बच्चे ऑटिज्म वाले शो कर रहे होते हैं, तो वो होता है इडियोपैथिक कैटेगरी वाला ऑटिज्म। उसमें फिर बहुत माइल्ड कैटेगरी के सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं बच्चे, जैसे स्पीच डिले। अब इसमें फिर आपने सोशल बिहेवियर भी देखना होगा बच्चों का, कि बच्चे इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है तो उनको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें बाकी साइंस, सोशल बिहेवियर और दूसरी चीजें भी शो कर रहे हैं बच्चे, तो फिर आपने इनको थोड़ी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग और सोशल इंटेंसिव एजुकेशन वाली जो ट्रीटमेंट होती है, यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये उन बच्चों को देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मोइन, मुझे ये पूछना है, व्हाट इज जीडीडी और इसके रूल्स ये किस तरह के हैं? ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। जीटीडी बेसिकली, जी जी जी, डेवलपमेंटल डिलेस की कैटेगरी में ही ये एक टाइप है, उनकी सब टाइप है। और इनकी जो कैटेगरीज हैं वो तो अब ये जो बिहेवियरल स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे, क्योंकि इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं और इनकी क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने कुछ स्केल्स बनाए हुए होते हैं, जिसके जिसके अंदर उन्होंने चेक मार्क्स लगाए हुए होते हैं, और वो फिर बच्चों को पहले इवेलुएट करते हैं, फिर उस कैटेगरी को कैलकुलेट, उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन से साइन शो हो रहे हैं, और उस हवाले से फिर बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है। और कुछ कैटेगरीज इनमें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल नॉन इमरजेंसी और नॉन सीरियस इश्यूज होते हैं, उसको बहुत इजीली ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर वो कैटेगराइज करके उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। अच्छा अभी तक हम बात कर रहे थे बच्चों में ऑटिज्म की हवाले से। मैंने एक जी पोस्ट पढ़ी थी, एक 23 इयर्स की लड़की थी और उसके अंदर साइन हो रहे थे ऑटिज्म के, और उसके पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक वेयर्ड किड के तौर पर उसको लिया जा रहा था। इवन जब वो डॉक्टर्स सही। के पास गई तो वो भी उनको सही सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या करेंगे कि अडल्ट्स में अगर साइन होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, ताकि वो अपनी डेली रूटीन जो है वो किस तरह सॉर्ट आउट करें, क्योंकि बच्चों को तो बड़े कर देते हैं, लेकिन बड़ों को किस तरह अपना जी ट्रीटमेंट करना चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी इस क्वेश्चन में एक आपने एग्जांपल दी, 23 इयर्स ओल्ड, यानी कि एडोलेसेंट एज की एक फीमेल है, उनके अंदर साइंस डेवलप हुए, तो इस पे भी फिर यही है कि स्टार्ट तो इसी तरह किया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर इवेल्युएशन करते हैं कि ये क्यों हुए ये वाले साइन डेवलप। बहुत सारी साइंस इस तरह होते हैं कि एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं,
यानी कि किसी खुदा न खास्ता किसी इंजरी की वजह से कोई चीज़ डेवलप हुई हो, उनको ब्रेन के अंदर एक्वायर्ड इंजरी हो गई हो, या ब्रेन के अंदर खुदा न खास्ता कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन या ऐसी कोई चीज़ डेवलप हुई हो, या फिर इसके अलावा साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में वो बच्ची पढ़ रही है, रह रही है, जॉब कर रही है, कहीं इस वजह से उसने कुछ साइकेट्रिक इश्यूज तो नहीं डेवलप कर लिए। तो पहले तो हम ये सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं। उसके बाद भी अगर साइंस ऑफ ऑटिज्म मिलना शुरू हो जाते हैं या ऐसी कोई इस तरह की बिहेवियरल चेंजेस मिल रहे होते हैं जिसका आप ताल्लुक जोड़ते हैं ऑटिज्म से, तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसका जो ऑनसेट एज है ना, एज ऑफ ऑनसेट, वो एडल्टहुड या फिर एडोलेसेंट एज में जाके वो उनके साइन और सिम्टम सामने आते हैं। तो इसको भी एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मीनवाइल फिर आपने साथ साथ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। आपने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें भी लेनी चाहिए। आपने पहले न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है, वो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को रूल आउट करेंगे। फिर साथ साथ थेरेपिस्ट को आपने इन्वॉल्व करना होता है, ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और जो दीगर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए होती है फिर उसको स्टार्ट की जाती है। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में आज भी ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह के इश्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के बिलीव इस तरह के होते हैं कि फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं कि इस बच्चे पे खुदा ना खास्ता कोई साया हो गया या ऐसी चीज, इस तरह के टर्म्स जी, आपको सुनने को मिलती हैं। वो इसी बारे में मेडिकल जो उसमें ट्रीटमेंट है वो सीख नहीं कर रहे होते, जी बिल्कुल हालांकि इसी वो बारे करनी में चाहिए उन्हें। पूछना चाहूंगी कि साइन आप कुछ बताएंगे कि किस किस्म के साइन होते हैं एडल्ट्स में ऑटिज्म के। जी जी बिल्कुल। एडल्ट्स में ऑटिज्म के कुछ जो मेजर साइंस जो हम लोग नोटिस करते हैं वो ये है, एक सबसे बड़ा जो बिहेवियरल चेंज आता है वो ये आता है रिपीटेटिव या स्टीरियोटाइप बिहेवियर। यानी पहले वो बंदा सही फोकस कर लेता था चीज़ों पे और वो हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से जवाब दे रहा होता था, या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासेस अच्छे से ले रहे होते थे। लेकिन उसके बाद फिर एक बिहेवियरल चेंज इस तरह आता है रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर के, जिसमें बंदा जो है फोकस नहीं कर पा रहा होता, अचानक से उसका फोकस करने का जो उसकी सलाहियत है वो डिसेबल्ड हो रही होती है। तो ये एक साइन है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ सिंबॉलिक प्ले, यानी कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं लोग अपना जो मौके के मुनासबत से वो लोग उसको रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन वाली सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे गम और खुशी वाले मौकों पे लोग अपना जो एक्सप्रेशन है वो देते हैं। तो अगर ये बिहेवियर चेंज आ रहा हो तो ये एक साइन है जिसमें आपने एडल्टहुड में ये नोटिस करना है कि पहले ये बंदा ऐसा नहीं हुआ करता था, तो कोई कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विच नीड टू बी इवेलुएट। उसके अलावा फिर कुछ एडल्ट्स में आप देखेंगे, नोटिस करेंगे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर और सुसाइडल टेंडेंसी। उन लोगों में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही होती है, अपने आप को इंजरी देना शुरू कर लेते हैं। और उसके अलावा फिर ऐसे लोगों का फिजिकल और मेंटल एवेल्युएशन होनी चाहिए। फिजिकल चेकअप में आप उनके अंदर बहुत सारे साइंस ऑफ इंजरी चेक करेंगे, ब्रूजेस, उन्होंने अपने जिस्म में अपने आप को नुकसान पहुंचाया हुआ मल्टीपल साइड्स पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल एब्यूज हुआ हुआ उनके साथ, वो खुद वॉलंटरीली जाके अपने आप को नुकसान इस तरह भी पहुंचवा सकते हैं। तो ये वो साइन जो मेजरली आप नोटिस करेंगे एडल्टहुड में, जो अचानक बिहेवियर चेंज की तरफ जा रहे होते अच्छा डॉक्टर मोइन, मुझे ये भी पूछना था कि अगर बच्चों जैसे एडल्ट्स में गुस्सा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बार बार आना, तो ये भी क्या हैं। जी साइन जो है वो ऑटिज्म में ही आता है? और फिर उसको अगर आगे है तो वो उसको डील किस तरह करें? बिल्कुल, गुस्सा आना और एक्सेसिव मतलब मूड स्विंग, जिसमें पहले इस तरह का ऐसा कुछ होता नहीं था उस बंदे में, और अचानक सडनली आप नोटिस कर रहे हैं कि यही के बिहेवियर चेंज आ गया बंदे में। अब वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, हाइपर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो ये भी ऑटिज्म के उन साइंस में से एक साइन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख के इस पे वर्कअप किया जा सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसमें ये साइंस मिलते हैं, तो इस हवाले से फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। वो अपने अपने जो टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है, वो अपने तौर पे करवाते हैं। और मीनवाइल फिर इसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी जाती है। ट्रीटमेंट में फिर वही मूड स्टेबलाइजर्स और साथ साथ जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन सिम्टोमेटिक तौर पे दी जाती हैं पेशेंट्स को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मुझे ये बताइएगा कि व्हाट ट्रिगर्स ऑटिज्म मेल्टडाउन, इसके बारे में मुझे पूछना था। ट्रिगर्स ऑटिज्म, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मेल्टडाउन। अच्छा, देखें बहुत सारी चीजें तो ऑटिज्म में आप बच्चे को नोटिस करते करते इंडिविजुअल बेसिस पे देख रहे होते हैं कि वो ऑटिज्म वाला साइन हर बच्चे में नहीं मिलेगा। लेकिन जिस बच्चे में आपको जो साइन मिल रहा होता है, जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं किसी एनवायरमेंटल चेंज पे। बहुत सारे बच्चे बहुत एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं किसी खास ट्रिगरिंग फैक्टर पे। तो उन चीज़ों को आपने नोटिस में रखना होता है, यानी पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट, जिन लोगों को इस तरह के बच्चों को डील करना है वो खास तौर पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं।
और फिर उन फैक्टर से बच्चों को दूर रखना होता है। साथ साथ बच्चों की जो है वो लर्निंग क्लासेस तो हो ही रही होती है, उनको एजुकेट किया जा रहा होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंडिविजुअल बेसिस पे डिफरेंट होती हैं, हर बच्चे में डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं, और उसका फिर खास ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुझे मुझे ये पूछना था कि जैसे जब ये स्पेशल नीड्स किड्स होते हैं तो मोस्टली जो सोशल एनवायरनमेंट होता है और पेरेंट्स जो होते हैं वो उन्हें बाहर ले जाने में और अवॉइड करते हैं। फैमिलीज जो होती हैं वो साथ बैठती नहीं है इन बच्चों के, ये बहुत ज्यादा जो है हाइपर एक्टिव हैं और ये हैं। तो अगर हम जी। बच्चों से ज्यादा बातचीत करें, उन्हें सोशलाइज करें, तो ये जो ऑटिज्म है उनका क्योरेबल हो सकता है। क्योंकि मुझे जो लगता है वो ये पर्सनली लगता है कि अगर जितना आप बच्चों को अपने साथ नॉर्मल लेके चलेंगे, बच्चा उतना ज्यादा जल्दी कवरिंग उस पे स्टेज पर आएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इस हवाले से हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि जिस घर में इस तरह के ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, चाहे उनकी सिवियरिटी का लेवल जो भी हो, माइल्ड टू मॉडरेट या सिवियर, स्पेशली जो सिवियर सिम्टम्स वाले बच्चे होते हैं जो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते सोशली, बिल्कुल ही उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत खराब होता है, तो वो बच्चे, वो घर वाले जो है उन बच्चों को छुपा रहे होते हैं और उनको बाहर लेकर जाने के बजाय उनको और ज्यादा नेचर से दूर कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा और बैड फैक्टर है इन बच्चों की अच्छी आउटकम के रास्ते में। अगर आप बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, आप उस बच्चे को प्रॉपर इंटेंसिव कॉग्निटिव लर्निंग करवा रहे हैं, तो साथ साथ आपने उस बच्चे को एनवायरनमेंट के भी करीब रखना है, यानी नेचर के करीब रखना है। आप उन बच्चों को लेके अम्यूजमेंट पार्क्स जाएं, आप उन बच्चों को लेके प्रॉपर तरीके से उनको इनकी रिक्रिएशन वाली एक्टिविटीज करवाएं, बजाय उनको आइसोलेट करके बिल्कुल घर पे कोने में रखने के। और साथ साथ आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वो बच्चे फिर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। एक तो उनकी लर्निंग हो रही होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की उनको एजुकेशन दी जा रही होती है। साथ साथ घर पे दो तीन लोग ऐसे ट्रेंड होने चाहिए जो इस तरह के बच्चों को के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहें और उनको हैंडल कर सकें। तो इस तरह के आप फैमिली मेंबर्स के साथ आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, और दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं, और उनको बिल्कुल नेचर से करीब रखना चाहिए। इससे उनका आउटकम जो है यानी कि बहुत प्रोग्रेसिव, अच्छी प्रोग्रेस हो जाती है उन बच्चों। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मोइन, मुझे ये पूछना था कि ऑटिज्म एक अब तो बहुत कॉमनली हो गई है, लेकिन पेरेंट्स के लिए थेरेपीज करवाना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जी। ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स जाना चाहें? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो किधर जाएं और कहाँ से स्टार्टिंग करें, जहाँ जो है रीजनेबल फी हो या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनको लें। तो आप कोई जगह कुछ सेंटर्स सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कहाँ जाएं? मुझे गवर्नमेंट के हवाले से तो इस तरह के सेंटर्स का कुछ खास क्लू नहीं मिल सका। ऑल्दो मैंने गवर्नमेंट सेटअप्स में बहुत काम किया है, जिना हॉस्पिटल के सामने ही किडनी सेंटर है, तो वहाँ पर भी एक एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेशन और बाकायदा स्कूल बनाया हुआ उन्होंने। और वहाँ पर डाउन सिंड्रोम से लेकर ऑटिज्म और इस तरह के डिफरेंट स्पेशल चिल्ड्रन आते हैं और उनकी प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है उनको, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की चीज़ें। लेकिन वो एक एनजीओ बेस्ड है, तो बहुत सारी एनजीओज हैं कराची में जो ये काम कर रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर पे अभी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो इस एरिया को कवर करें। गवर्नमेंट मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट खुद बाय ओन ये वाला काम नहीं कर रही, बहुत लिमिटेड उनको आपको गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एनजीओज बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। और नुमाइश चौरंगी के पास भी एक स्कूल है, उसके अलावा आयशा मंजिल की तरफ एक एक है एएमटीएफ के नाम से, अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया सेंटर। तो वो बेसिकली थैलेसीमिया के बच्चों का है, लेकिन वहाँ पर भी ऑटिज्म और इस हवाले से जो इश्यूज होते हैं उनके लिए थेरेपीज और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं। तो डिफरेंट एनजीओज हैं जो कि मिनिमम पॉसिबल चार्जेस के ऊपर या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरीली ये काम कर रही हैं। और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको ये विद ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज ये भी सर्विसेज मिलेंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको इस तरह नहीं मिला मुझे। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइन। लास्ट में आप कुछ पूछ बताना चाहें इस टॉपिक के हवाले से जो मुझसे पूछना रह गया हो, तो आप लास्ट वर्ड्स आप शेयर करें हमसे। हम्म, आपने ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कवर किया है, तकरीबन स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपने इस टॉपिक को ओवरऑल बहुत अच्छा कवर किया। अब मैं पेरेंट्स के हवाले से एक खास मैसेज देना चाहूंगा कि पेरेंट्स अक्सर जो है इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि हमारा बच्चा माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है, वेट भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी ले ली बच्चे ने, तो वो फिर कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस को इग्नोर कर रहे होते हैं।
और ऑल्दो अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लोग छोटे छोटे मसलों पर भी कंसल्ट कर रहे होते हैं पीडियाट्रिशियंस को। तो पीडियाट्रिशियंस के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि इस तरह का कभी भी आपको इशू देखें तो आप फर्दर इवेल्युएशन के लिए पीड न्यूरो फिजिशियन और बिहेवियरल थेरेपिस्ट की तरफ जरूर भेजें, और पीड साइकोलॉजिस्ट की तरफ भी जरूर भेजें। अगर आपको लगता है, आपने कैलकुलेट किया कि इस बच्चे के अंदर कुछ डेवलपमेंटल डिले ज्यादा है, नॉर्मल से हट करे, तो इसका इवेल्युएशन होना चाहिए। इसी तरह पेरेंट्स को ये चाहिए और उनको इस चीज को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि अगर बच्चे में कुछ चीजें उन्हें लग रही हैं कि वो एज के हवाले से सही नहीं है, या उस बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बच्चे अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहे हैं, बहुत से बच्चे अपने आप को हिट करने लग जाते हैं, एक जिद डेवलप कर लेते हैं, तो इस तरह का बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इसके लिए फिर प्रॉपर फिजिकल मतलब असेसमेंट की जरूरत होती है और साइकोलॉजिकल थेरेपीज की भी जरूरत होती है। तो ये चीजें फिर उन्हें लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइन, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ शेयर किया और इतनी इंफॉर्मेटिव हमसे शेयर की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे कमेंट सेशन में जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और या कोई सजेशन देनी है वो भी हमें दे सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द मिलेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।